हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 6 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने टोटल इनकम का सैलरी विद अदर सोर्स कर लिया था। आज भी सेम, होपफुली डिडक्शन सबको याद है। एटीसी इन्वेस्टमेंट होता है, एटी पेंशन प्लान होता है, दोनों को मिला के 1.5 लाख का डिडक्शन। डी फॉर मेडिकल होता है, खुद के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए मिला के 25, पेरेंट्स के लिए 25, अगर सीनियर सिटीजन तो एडिशन 25,000 का डिडक्शन। डबल डी में मेंटेनेंस होता है 75 या तो 1,25,000। ई फॉर एजुकेशन का इंटरेस्ट के ऊपर मिल जाता है। टीटीए सेविंग अकाउंट, टीटीबी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। यू खुद ब्लाइंड हो या खुद हैंडीकैप हो तो 75, 125 बराबर है। हमने अभी तक 1, 2, 3 ऐसे हम लोग ने इतने मोस्टली इतने कंप्लीट तो कर ही लिए थे। कल के लेक्चर में हमने ये वाला सम, राहुल देशमुख वाला सम और राजन वर्क वाला सम कंप्लीट किया था, बराबर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, पेज नंबर 300 पे सम नंबर 7 मिस्टर रवि। स्टार्ट करते करके क्वेश्चन में कुछ करेक्शन भी हमने कर लिया था, इसके लिए बुक्स ओपन रखो, टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन में कुछ भी अप डाउन रहेगा तो मालूम पड़ जाता है। मिस्टर रवि इज एम्प्लॉयड विद फर्निश्ड एंड क्राफ्ट, ही गिव्स यू द, एम्प्लॉयड है मतलब ये सैलरी आएगा, तो ये पहला इनकम फ्रॉम सैलरी में से क्या क्या मिल रहा है। बैफ अपने टेक्स्ट बुक में 10 पेज आगे देख लो, 310 301 पे ही आ रहा है। हाँ मतलब एक ही पेज बढ़ा था ना अपना, 299 था, बराबर है। तो 301 पे आपको ये सम मिल जाएगा। सबसे पहला बेसिक सैलरी उसको कितना मिल रहा है, 8 लाख पर एनम, तो भाई 8 लाख पर एनम डायरेक्ट। बोनस वो भी डिक्लेयर्ड है 1 लाख पर एनम, तो बोनस भी उसको मिल जाएगा। किधर भाई बोनस, अलग से दिखाया कि नहीं, इधर आ जाएगा बोनस 1 लाख रुपए, ब्रैकेट में दिया डिक्लेयर्ड बोनस, यहाँ पे 1 लाख रुपया बोनस दिखा होगा, इधर लिखा नहीं है, बोनस आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद दिया है एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना, 48,000 पर एनम। अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, बाद में बता दो, शायद उससे रिलेटेड कुछ दिया रहेगा, इसके लिए लिखा नहीं, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना मिल रहा है, 48,000 पर एनम। पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा और डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन कब मिलता है, जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तब। फिर है हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है 60,000, एग्जाम्ड कितना है 24,000, तो एचआरए मैंने लिखा 60,000, एग्जाम्ड दिखाया 24। अरे ये समझ में आ गया क्या। फिर उसके बाद उसको ट्रैवलिंग अलावेंस मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलावेंस भी उसके लिए टैक्सेबल ही होगा, तो ट्रैवलिंग अलावेंस कितना मिल रहा है 24,000। कुछ खर्चा किया है क्या इसके अंदर उसने, नहीं, अगर खर्चा किया रहेगा तो माइनस करेंगे, कुछ नहीं किया तो डायरेक्ट। फिक्स मेडिकल अलावेंस 24,000, तो ये जब 24, ये भी आउटर कॉलम में 24,000 इनर कॉलम में लिखा है। नेक्स्ट प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन में जाएगा। एम्प्लॉइज रिकग्निशन प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ₹30,000 पर एनम। नॉर्मली जो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होता है 12% अलाउड है। कितना परसेंट अलाउड है, 12%। तो 8 लाख का 12% कैलकुलेट करो, 96,000 रुपीज आएगा। साल भर में 96,000 अगर मैं कंट्रीब्यूट करता हूं तो मुझे टैक्स भरने की जरूरत उस पर नहीं है। मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो क्या मुझे इसका डिडक्शन मिलेगा क्या, मतलब ये मेरे लिए क्या है, एग्जम्प्ट इनकम है। अरे बात समझ में आया क्या, वापस से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। एम्प्लॉइज रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ, मैंने कितना प्रोविडेंट फंड में जमा किया है, 30,000 रुपीज, बराबर है। जितना मैं जमा करता हूं मेरा बॉस भी मेरे लिए उतना जमा करता है। अप टू 12% मेरा बॉस कंट्रीब्यूट कर सकता है, उससे ज्यादा करता है तो वो इनकम टैक्सेबल इनकम होता है। इसने 30,000 किया तो बॉस ने भी 30 किया रहेगा, जबकि उसको कितना अलाउड है कंट्रीब्यूट करना, 96,000 तक अलाउड है, उसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। 96 के ऊपर अगर वो कंट्रीब्यूट करता है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर ये दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो सिंपल भाषा, ये मेरे पास काम करता है, मैं इसे पगार दे रहा हूं, मतलब भाई प्रोविडेंट फंड में तेरा सैलरी से है ना कुछ अमाउंट कटेगा, तो सर कितना कटेगा, मेरा तेरे सैलरी से 30,000 रुपया कटेगा, तू कंट्रीब्यूट कर, मैं भी 30,000 कंट्रीब्यूट करूंगा। गवर्नमेंट कहता है कि तुम्हारा सैलरी से जो कट रहा है वो तो तुम्हारा एक्सपेंस ही है, लेकिन बॉस तुम्हारे लिए 30,000 जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपका क्या है, इनकम है, तो उसके ऊपर तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट का रूल है कि अगर तुम्हारा बॉस
प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 12% तक जो भी तुम्हारा पगार है उसका 12% तक वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो उस इनकम के ऊपर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो 8 लाख का 12% आता है 96,000 पर एनम। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन, बॉस का कंट्रीब्यूशन पूरे साल का 96,000 या उससे कम है, तो वो इनकम के ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इधर कितना है तो क्या वो टैक्सेबल है? क्या नहीं। आगे दिया है ही पेड मेडिकल प्रीमियम 14,000 फॉर हिमसेल्फ स्पाउस बाय क्रेडिट कार्ड, तो डिडक्शन है। और कुछ दिया है क्या? नहीं। खाली यहाँ पे बच गया है बोनस डिक्लेयर्ड 1 लाख, मेरे को लग रहा है इधर लिखा नहीं है बट आने वाला है। टोटल कैलकुलेट करो, 8 और 1 9 लाख, 8 और 1 9 लाख, फिर 48,000 9 लाख 48,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000, टोटल देखो कितना रहा है। हाँ तो इधर 9,32,000 है, 10,32,000। टेक्स्ट बुक में क्या है अमाउंट? अच्छा लिखा है वही, इसके लिए मैंने यहाँ पे जिस हिसाब से लिखा मैंने उस हिसाब से बात किया। यहाँ पे सिर्फ बोनस डिक्लेयर्ड लिखा है, तो अगर ये मेरा क्वेश्चन है तो इसके हिसाब से मेरा इनकम 10,32,000 आएगा। वहां पे स्पेसिफाई किया टेक्स्ट बुक के अंदर नॉट टैक्स। हाँ लेकिन इधर लिखा नहीं है ना, दिखाओ टेक्स्ट बुक में क्या बोल रहे तुम लोग। एक सेकेंड। डिक्लेयर्ड बोनस इज नॉट टैक्सेबल, स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे, स्पेसिफाई इसके लिए बोल रहा हूं। यहाँ पे बोनस और वर्ड क्या यूज किया है? डिक्लेयर्ड, और एक नोट लिख के दिया है कि डिक्लेयर्ड बोनस इज नॉट टैक्सेबल। बोनस एक इनकम होता है जो मेरे लिए टैक्सेबल इनकम होता है। पहले सुन लो क्या है, बोनस इज योर टैक्सेबल इनकम। इस क्वेश्चन में बोनस ब्रैकेट में वर्ड यूज किया है डिक्लेयर्ड, तो हमने वहां पे एक नोट लिख के दिया। वो लोग का अजम्पशन है कि जो डिक्लेयर्ड बोनस होता है उसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। डिक्लेयर्ड बोनस के ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी, इसलिए हमने वहां पे 1 लाख रुपया नहीं लिखा है। समझ में आया? तो उस हिसाब से 10,32,000, अगर सिर्फ बोनस है तो 10,32,000 और डिक्लेयर्ड बोनस है नॉट टैक्सेबल है तो उसका वैल्यू कितना लिखा है? 9,30,000। एनी डाउट टिल हियर? अब इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 डिडक्शन मिलने वाला है, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का और एक है प्रोफेशन टैक्स 2,500 रुपए का। वापस से यहाँ पे 2,000 लिख दिया, 2,500 रुपया आएगा। क्लियर है? तो 2,500 के हिसाब से 52,500 हो जाएगा। ये 9,32,000 में 52,500 माइनस करो, कितना आ रहा है? 8,79,500। अरे ये समझा? क्लियर? अब इसको और कोई सोर्स ऑफ इनकम है क्या? नहीं, सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी है। अरे समझा? तो यही मेरा नेट टैक्सेबल सैलरी मेरा GTI बन जाएगा, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम। चैप्टर 6A का डिडक्शन, प्रोविडेंट फंड में इसने पैसा जमा किया था, है ना, इन्वेस्टमेंट होता है, डिडक्शन मिलेगा 30,000। मेडिक्लेम प्रीमियम लिया था 14,000, 25,000 तक अलाउड है, उसका भी डिडक्शन मिलेगा क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड से भरा है, कैश से भरा रहता तो इग्नोर हो जाता। और कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? कोई हैंडीकैप कुछ दिया है क्या? नहीं, मतलब उसको 30 + 14 44,000 का डिडक्शन मिलेगा। 8,79,500 में 44 माइनस करेंगे, 8,35,500। एनी डाउट? समझा? पक्का? चलिए, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 301, बैफ के बुक में शायद 302 हो सकता है, एक बार चेक कर लेना। बराबर? चलिए, क्या नाम है? मिस्टर बिपिन सावंत, एज 62। अब यहाँ पे एज आ गया, एज इज अ फैक्टर जो SY बैफ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉट फॉर दिस सेम बट नेक्स्ट सेम। एज विल बी अ फैक्टर, TY BCom को नहीं है बट MCom को इस सेम में आने वाला है, एज इज अ फैक्टर। क्यों? बिकॉज एज के हिसाब से टैक्स का स्लैब गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि भाई अगर नॉर्मल पर्सन है, एज ऑफ 60 या उससे कम है तो नॉर्मल सिटीजन है, 60 के ऊपर जाता है तो सीनियर सिटीजन है, और 80 के ऊपर जाता है तो सुपर सीनियर सिटीजन आता है। यस, ये कैटेगरी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। हाँ, मैं नहीं, ये सुपर सीनियर सिटीजन क्या दिख रहा है, इधर ध्यान दे। हाँ, तेरे से अकेले से बात करो, ऐसा ये कर मत। मिस्टर बिपिन सावंत, एज 62 ईयर्स, gives the following information for the year ended 31st March 2024। बेसिक सैलरी दिया, DNS अलाउंस, एक्स ग्रेटिया, बोनस, इन्हें सब दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी ब्रैकेट में वर्ड दिया है नेट, मैंने कल बताया था नेट है तो उसमें से कोई डिडक्ट हुआ ही रहेगा। तो नेट सैलरी कितना है 60,000 पर मंथ, 7,20,000। डियरनेस अलाउंस एट द रेट 30% ऑफ बेसिक सैलरी, ये डिडक्ट ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। एक्स ग्रेटा नहीं, बोनस नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, एडवांस नहीं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कुछ भी नहीं, अदर इनकम बाकी कुछ भी नहीं दिया। क्वेश्चन एक बार चेक करना, प्रोविडेंट फंड है क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी? यहाँ पे मेरे को दिख रहा नहीं है, आपके पास बुक है? एक बार दे दो खाली मेरे को। कौन सा सम किधर है बेटा? यस, सम नंबर, एक मिनट। हाँ बेटा, एक्स रेटा रिसीव ना, बोनस डिक्लेयर्ड, एंटरटेनमेंट, एडवांस, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। देखो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वहां पे क्लियर बोला है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम द बेसिक सैलरी, क्योंकि जब भी नेट वर्ड यूज किया है तो जो डिडक्ट है वो बोला ही जाएगा, कल ही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई किया है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी फॉर द ईयर 48,000। तो जब भी नेट सैलरी दिया है तो जो डिडक्ट हुआ उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना डिडक्ट हुआ था 48, वो हम उसके अंदर डायरेक्ट ऐड करेंगे तो अपने को ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा 7,68,000। ये समझ में आ गया? अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 7,20,000, मेरा ग्रॉस सैलरी कितना है 7,68,000, इसका 12% कैलकुलेट करो। 7,68,000 का इसमें कितना है प्रोविडेंट फंड में? 48,000 ही, मतलब क्या टैक्सेबल होगा क्या? जैसा पिछला सम किया। उसके बाद क्या है? डियरनेस अलाउंस एट द रेट 30% ऑफ बेसिक सैलरी। तो डियरनेस अलाउंस 30% किस चीज का निकलेगा? बेसिक सैलरी। व्हाट इज माय बेसिक सैलरी? व्हाट इज माय बेसिक सैलरी? 60,000 रुपए इज माय बेसिक सैलरी पर मंथ, मतलब 7,20,000। हाँ या नहीं? तो 7,20,000 का आप कैलकुलेट करो, 30% कितना आ रहा है? 2,16,000। बराबर है क्या नहीं? 2,30,400 क्यों कर दिया उसने? बिकॉज उसका रीजन है, उसने क्लियर बोला है 20%, कितना? 30% ऑफ बेसिक सैलरी। बट ये जो 7,20,000 ये तो मेरा नेट सैलरी है। क्या क्लियर? इसने क्या बोला था? बेसिक सैलरी ब्रैकेट में नेट, इसका मतलब 60,000 मेरा ग्रॉस सैलरी नहीं है ना, इसलिए हमारा जो डियरनेस अलावेंस होगा वो 7,68,000 का 30% निकलेगा। समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो 2,30,400 आएगा, डियरनेस अलावेंस समझा। उसके बाद एक्स ग्रेटर रिसीव्ड कितना है? 1,00,000। ये एक लमसम अमाउंट होता है जो आप वर्क कर रहे हो और आपके बॉस आपको कुछ आपके काम के लिए अप्रिसिएशन दे देते हैं आपको, या आपको ये बॉस ऐसा मिलता है कभी कभी, वो दे देता है, 1,00,000 होता है। उसके बाद है बोनस, और ब्रैकेट में वर्ड क्या यूज किया है? अभी बताया था क्या होता है ये? नॉन टैक्सेबल होता है। तो आएगा क्या? नहीं। एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना मिल रहा है? 36,000। एडवांस अगेंस्ट सैलरी आएगा क्या? एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी के बदले में मैंने एडवांस ले लिया है, तो क्या ये मेरा इनकम है क्या? नहीं। अब एडवांस अगेंस्ट द सैलरी मतलब जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा वो, तो इस साल का इनकम हुआ क्या? इसलिए एडवांस अगेंस्ट सैलरी नहीं लिखा गया है। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या है? आरपीएफ तो आएगा नहीं, अदर खत्म गदम। टोटल करो कितना आ रहा है देख लो जरा, इस अमाउंट का टोटल करना, टेक्स्ट बुक का नहीं, इस अमाउंट का टोटल करना। अगर कुछ करेक्शन रहेगा तो मैं कर सकता हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। 7,68,000, 2,30,400, 1,36,000, 11,34,400। इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। प्रोफेशन टैक्स है क्या? एंटरटेनमेंट का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। तो एनटीआई या तो एनटीएस कह सकते हो, 50 माइनस करेंगे 10,84,400। इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी 50,000। याद करो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब आप इनकम तो दिखाते हो, बट जीटीआई के टाइम पे इसको बाजू में कर देने का।
क्योंकि इसमें से चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं दिया जाता है। अगर आप इधर दिखा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको 50,000 को अपने को बाजू में रखना है और उसके बाद सारे डिडक्शन माइनस करना है, देन 50,000 ऐड करना है। याद करो स्टार्ट का लेक्चर मैंने किया है ये चीज। अभी इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना, 50,000। फिर एक्सपेंसेस ऑन परचेज, भाई इसके लिए परचेज का खर्चा किया कितना, 2,000 रुपया खर्चा किया था, बराबर है। तो क्या वो हमारे डिडक्शन में अलाउड है क्या, नहीं। लॉटरी का खर्चा किया और उस पर जीता है तो लॉटरी एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड। इसका मतलब मेरा पूरा का पूरा इनकम कितना रहेगा, 50,000। 2,000 माइनस किया क्या मैंने, नहीं। फिर है इंटरेस्ट ऑन सेविंग, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट इनकम तो है बट डिडक्शन भी है, याद आया। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट कितना मिल रहा है, 12,000। क्लियर है क्या। नेक्स्ट और कुछ मिल रहा है क्या, डिपॉजिटेड 50,000 इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, डिपॉजिट किया हुआ इनकम है क्या ये, नहीं। तो मेरा इनकम अदर सोर्स का कितना, 50 और 12 62,000, और 62,000 10,84,400 में ऐड करो तो 11,86,400 हो जाएगा। ये समझा, पक्का। चलिए अब चैप्टर 6 का डिडक्शन में याद रखना 11,86,400 में से 50,000 अलग कर देंगे, 11,86,400 में अलग कर देंगे। अभी मैं अलग क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा डिडक्शन उतना बड़ा है नहीं। मेरे डिडक्शन में एक या दो ही डिडक्शन आने वाला है। एक तो है आरपीएफ में मैंने कितना जमा किया है, 48,000 आरपीएफ, बराबर है। फिर सीनियर सिटीजन स्कीम में कितना डिपॉजिट किया है, 50,000। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ये, तो 50 और 48 कितना हो गया, 98। तो मेरा इन्वेस्टमेंट 98,000 का आएगा। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 98। उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट है, सरस्वत सेविंग बैंक अकाउंट है, TTA, कितना मिलेगा, 10,000। इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं सर, 12,000 इंटरेस्ट, अपने को लिमिट इसका कितना है, 10,000। क्लियर हुआ। 98 कैसे आया समझा, 98 में आरपीएफ का 48,000 और उसने 50,000 सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट 80C में आता है। तो 50 और 48 मिला के 98,000 हुआ, समझा ये। और TTA के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट है 10,000, 98 प्लस 10,000 1,08,000 का डिडक्शन है। 11 में से 8, और अगर 50,000 निकाल भी तो भी 10 लाख है मेरे पास, तो उसमें से 1 लाख तो आराम से माइनस हो जाएगा, माइनस करके मेरा इनकम हो जाएगा 10,38,400। अरे समझा। हाँ, इसमें मैंने विनिंग ऊपर रखा, अलग नहीं किया है। क्यों नहीं किया वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना इसमें। डन है, एनी डाउट, पक्का। मोस्टली अभी टैक्स में स्टॉप करने वाला हूं बिकॉज FA लेना है, तो अभी इसको हम लोग स्टॉप करने का ट्राई करेंगे। SY बैफ का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। टैक्स तुम लोग को भी इतना ही टैक्स था इस सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में अलग हो जाएगा, इनके साथ नहीं रहेगा। तो आज क्लास में इतना ही करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।